Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss a very important process questions which is 2022 process questions in education subject. So today I'm going to start this process question which is very important for your upcoming exam. So start करते हैं फिर हम आज का lesson. So first question is which of the following is not a platform of MOOCs? So हमारा जो massive open online course है आपको बताना है कि वो इनमें से कौन सा जो है इसका प्लेटफॉर्म नहीं है MOOCs का. कोर्सेरा मूक्स का प्लेटफॉर्म होता है, ईडीएक्स भी मूक्स का है, फ्यूचर लर्न, लेकिन जो मिट है ना मैसेच्यूसेट्स, ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये आपका मूक्स का नहीं होगा, स्वयं भी हमारा मूक्स का ही प्लेटफॉर्म है. तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि ये आपका मूक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है. क्वेश्चन में हमसे नॉट पूछा है. सो ए बी सी एंड ई इट्स योर आंसर, लेकिन क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो इसलिए मिट जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, दैट मींस एनसीएफटी 2009 वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके थ्रू प्रिपेयर किया गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए. टीचर एजुकेशन की बात की जा रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन से ही रिलेट करता है आपका. तो ये आता है हमारा नेशनल करिकुलम कमिटी ऑफ इंडिया, नो. नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ कमीशन गलत आ गया तो इसलिए ये भी नहीं होगा. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, ये भी नहीं होगा. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज योर करेक्ट आंसर. तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था आपका टीचर एजुकेशन 2009, वो किसके थ्रू प्रिपेयर किया गया था? बाय एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द एम ऑफ क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन? जो किसने रिकमेंड किया था? महात्मा गांधी ने. महात्मा गांधी ने जो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात की थी, आपको बताना है कि कौन सा एम नहीं है. सो मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द टीचर सैलरीज, टीचर की सैलरीज के जो एक्सपेंसेस है उसके बारे में बात की गई थी. स्पेशलाइज क्रिएशन ऑफ अ स्पेशलाइज क्लास, स्पेशलाइज क्लास की बात तो इनके उसमें नहीं की गई थी. डिग्निटी ऑफ लेबर की बात भी की गई थी. मिनिमाइजेशन ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ रूरल यूथ टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स, की बात भी की गई थी. तो एक बार हम देख लेते हैं जो एम था क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन का, जो रिकमेंड किया गया था महात्मा गांधी के थ्रू, कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, थ्रू एजुकेशन अ चाइल्ड मस्ट बी एबल टू लर्न अ प्रोडक्टिव क्राफ्ट, ताकि वो अपने फ्यूचर में अपनी नीड को पूरा कर सके और दूसरा वो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके. ही एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस, एजुकेशन किस लिए होनी चाहिए? ताकि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंस बने, ताकि वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए कमा सके. ही हैज अ कैपेसिटी टू अर्न्स वंस लाइवलीहुड एज अ मेन एम. एजुकेशन कैसी होनी चाहिए कि बच्चा सेल्फ रिलायंस भी बने और बच्चा अपनी फैमिली को भी पाल सके, अपनी जिंदगी के लिए अर्न कर सके, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आनी चाहिए एजुकेशन के बाद. According to Gandhi ji, through education, a child must be able to learn a productive craft to meet his future needs. ये बिल्कुल ठीक बात, यही बात इसमें रिपीट की गई है कि बच्चा को एजुकेशन क्यों दी जानी चाहिए. जो इनका एम था कि क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन क्यों होनी चाहिए, ताकि बच्चा सेल्फ रिलायंस बने, बच्चा अपनी अपनी जिंदगी को जीने के लिए, उसके लिए प्रोडक्टिव हो उसकी एजुकेशन, ताकि वो उससे कमा भी सके, उससे अच्छी जिंदगी भी जी सके. तो मेन एम यही था एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू द गांधी जी. तो हम कंक्लूड करते हैं जो हमारी क्राफ्ट सेंटर्ड लर्निंग थी, दैट मीन्स कि जो लर्नर्स हैं वो अपने डेवलप कर सके अपनी माइंड को, अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को, एक्टिविटीज को समझ सकें, जिससे वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं. प्रमोशन ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. जब बच्चा सेल्फ रिलायंस होगा तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी स्ट्रांग होगी, उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा. तो ये दोनों बातें कही, ये सब बातें कही गई थी. तो जो बात नहीं कही गई थी, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो एम नहीं था वो आपका आंसर देना. तो वो था हमारा ये कि इन्होंने स्पेशलाइज क्लास की बात नहीं की थी, द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज क्लास की बात नहीं की. तो उन्होंने सिंपल एक बात ये कही थी कि क्राफ्ट आपकी जो एजुकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चा सेल्फ रिलायंस हो, बच्चे का माइंड डेवलप हो, बच्चे की पोटेंशियल डेवलप हो. Who amongst the following coined the term formative and summative evaluation? इनमें से बताया कि कौन किसने ये टर्म दी थी, फॉर्मेटिव और समेटिव एवल्यूएशन. फॉर्मेटिव जो क्लास के ड्यूरेशन में होता है, समेटिव जो एट द एंड ऑफ द सेशन होता है. तो ये किसने दिया था? माइकल सैडलर ने, माइकल स्क्रीवन ने, नुट ने, या फिर एल्कन हॉवर्ड. तो ये टर्म हमें दी थी माइकल स्क्रीवन ने 1967 में. दीज टर्म्स वर प्रेजेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है ये, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप बच्चे को इवेलुएट करते हो.
and education theory but are just as valuable for any sort of evaluation based industry की basis पे। ये इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फॉर्मेटिव में क्या करते हैं आप, ड्यूरिंग द क्लास जो आपने पढ़ाया वो फीडबैक लेते हैं बच्चों से, उससे कहीं ना कहीं आपको स्टूडेंट्स की लर्निंग का भी पता चल जाता है और आपको अपनी कमी का भी पता चल जाता है कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है। एंड इन summative evaluation at the end of the semester, at the end of the टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होते हैं, उसमें बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। तो ये टर्म हमें किसने दी थी? माइकल स्क्रिवन ने इन 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लर्निंग थ्रू इनफॉर्मल एजुकेशन। किसके थ्रू? इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो लर्निंग होती है उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप इनफॉर्मल लर्निंग बोलेंगे, ओपन लर्निंग बोलेंगे, इंसाइटफुल लर्निंग बोलेंगे, या फिर लर्निंग बाय चांस और इंसिडेंटल लर्निंग बोलेंगे। देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो आप अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो स्किल्स आप सीखते हैं, जो एटीट्यूड्स होती हैं आपकी, जो आपकी वैल्यूज होती हैं, दीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो आप किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जाके करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो आपकी एजुकेशन से अपार्ट होती है, जैसे कि आपने कोई क्लब ज्वाइन किया, वहां पे आप कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है? आपकी एक अलग स्किल डेवलप हो रही है। दिस इज कॉल्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है, जहां आप क्या एक्वायर करते हैं? एटीट्यूड्स, वैल्यूज, स्किल्स, नॉलेज, अलग अलग रिसोर्सेज से फॉर योर ओन इन्वायरमेंट और डेली एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पोर्टफोलियो पे क्वेश्चन आता था, टर्म एंड एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आपका आता है। ये क्वेश्चन आया है, आपको एग्जांपल्स पूछे गए हैं ऑल्टरनेटिव असेसमेंट के। हम जानते हैं फॉर्मेटिव, समेटिव, टर्म एंड एग्जामिनेशन, ये सब आपके असेसमेंट्स होते हैं, लेकिन इन्होंने ऑल्टरनेटिव असेसमेंट पूछा कि इसके अलावा कौन से आपके होते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। जो हमारे ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स होते हैं, आर असेसमेंट्स आउट ऑफ कन्वेंशनल असेसमेंट, जो आपके रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या होता है? आपके पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं। दैट मीन्स टीचर्स के पास भी फ्रीडम होती है कि वो बच्चों को उनके अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स दें, ताकि बच्चे की प्रोफिशिएंसी को आप जज कर सकें। स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी आर असेस्ड बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, डायनामिकली, रियलिस्टिकली। कैसे? क्योंकि आप स्टूडेंट्स को परफॉर्म करते हैं, टीचर्स बच्चों को टॉपिक दे देते हैं, उस बेसिस पे वो काम करते हैं। और किन टॉपिक्स पे काम करते हैं? जैसे आपने पोर्टफोलियो बनवा लिया, आपने बच्चे से जर्नल्स पे कोई काम करवा लिया, ये कहीं ना कहीं लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम्स कहलाती हैं आपकी ये वाली एक्टिविटीज। और कहीं ना कहीं लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन पे भी फोकस होता है, जो बहुत मीनिंगफुल पर्पस होता है जिसका। जैसे कि अगर हमारा देखते हैं अल्टरनेटिव असेसमेंट किस किस तरह के होते हैं, कि जैसे आपके जर्नल्स हो गए, लॉग्स हो गए, वीडियो टेप्स हो गई, ऑडियो टेप्स हो गई, चेकलिस्ट हो गई, टीचर्स की ऑब्जर्वेशन हो गई। अब वो किस बेसिस पे पोर्टफोलियोज बनवा दिया बच्चों से, डायरीज मेंटेन करवा दी, बच्चों का सेल्फ असेसमेंट करवाया, पीयर के थ्रू असेसमेंट कराया। तो ये सब ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स के टाइप्स होते हैं आपके। अब पोर्टफोलियोज के बारे में पढ़ लेते हैं। पोर्टफोलियो होता क्या है ये हम जानते हैं। ये एक बच्चे का स्कूल वर्क, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे ने क्या किया है, बच्चे के क्या अचीवमेंट्स हैं, बच्चे की क्या ग्रोथ रही है, वो आप थ्रू द पोर्टफोलियोज जान सकते हैं। तो जो अगर स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं ना, ये उनके लिए भी बहुत यूजफुल होता है। जो डिफिकल्ट टास्क नहीं कर सकते, वो इस तरह से पोर्टफोलियोज मेंटेन कर लेते हैं। तो जो आपका वर्किंग पोर्टफोलियो होता है वो कौन सा होता है? बच्चों के होमवर्क असाइनमेंट्स होते हैं, उनकी इन क्लास राइटिंग होती है, असेसमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स जो आप बच्चों को दे रहे हैं लिखने के लिए। तो आप पोर्टफोलियोज के थ्रू बच्चों की प्रोफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। अब एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज में अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे की जो लर्निंग है वो स्ट्रेंथन होती है। टीचर्स का रोल भी स्ट्रेंथन होता है कि वो किस तरह का काम अपने बच्चों से करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें आपका टेस्टिंग प्रोसेस, आप बच्चों को टेस्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें भी आपकी इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जर्नल आफ्टर पोर्टफोलियो। अब टॉपिक जो होते हैं जर्नल्स में, आप बच्चे को कुछ भी राइटिंग लिखवा सकते हैं, कुछ भी अच्छे सा टॉपिक देके बच्चे से आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं जर्नल्स में। तो उससे बच्चे का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, राइटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चे का इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है जब वो कोई डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक करता है। Students will be actively engaged to the learning process and course materials. If students actively engage to their study, they will learn more. वो याद भी रखेगा, enjoy भी करेगा, appreciate भी किया जाएगा उसके friends के थ्रू, उसके teachers के थ्रू जो क्लास में पढ़ाया गया है। तो ये सब चीजें जो होती हैं बच्चे को रिफ्लेक्ट करती हैं, बच्चे को और फिर जब बच्चा काम करके लेके जाता है तो फिर टीचर्स की जो फीडबैक होती है वो कहीं ना कहीं बच्चे के एक मोटिवेशन का काम करती है, जिससे बच्चा इंकरेज होता है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं स्टूडेंट्स लाइफ में। तो जो रिस्पॉन्स जर्नल, जो पोर्टफोलियोज होते हैं, हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी
इजी क्वेश्चन इन दैट सेंस, जबकि आपका जो ओरल और ऑक्यूलर जो आया है ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड था, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज बहुत अच्छी है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट दिया गया है। अब लैंग्वेज इम्पेयरमेंट आप समझ सकते हैं, बात कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो रही है, तो आपका सीधा सीधा कम्युनिकेशन बोर्ड पे आ गया। अब डी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन था, तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया यहाँ से। एक बार देख लेते हैं ओरल का मतलब क्या होता है। ओरल का मतलब जो बच्चा बोल नहीं पाता तो उसे हियरिंग की प्रॉब्लम भी होती है, जो बोल नहीं पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता इसलिए वो बोल नहीं पाता। स्केलेटल आपकी बॉडी से रिलेट करता है, स्केलेटल सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं चलने में प्रॉब्लम आएगी, तो व्हील चेयर से कनेक्ट होता है। ऑक्यूलर इम्पेयरमेंट्स आता है आपका आंखों की वजह से, जो आईज में प्रॉब्लम होती है। आईज में प्रॉब्लम होती है तो फिर आपका व्हाइट केन्स के साथ आता है ये। तो इस तरह से आपके सारे ऑप्शंस मैच हो जाते हैं। मैंने ये थोड़ी सी थ्योरी भी दी है, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स जब ऑडिटरी इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, ओरल का मतलब क्या होता है ऑडिटरी। पार्शल और टोटल इनेबिलिटी टू हेयर, कि आप थोड़ा सुन सकते हैं या फिर आप बिल्कुल नहीं सुन सकते, तो ये आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट कहलाता है। और इस कंडीशन को इंक्लूड करते हैं परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग हियरिंग प्रॉब्लम्स के साथ। इसकी स्लाइड्स लेके माइल्ड तक, सीवियर या प्रोफाउंड, या तो किसी को बहुत कम है या किसी को बहुत ज्यादा है या किसी को प्रोफाउंड है जो ठीक नहीं हो सकती। ऑक्यूलर इम्पेयरमेंट आई से रिलेट करता है, पर्सन आईसाइट कैन नॉट बी करेक्टेड टू अ नॉर्मल लेवल, तो उसको ऑक्यूलर इम्पेयरमेंट होता है। दैट मीन्स विजन विजन इम्पेयरमेंट, देखने में प्रॉब्लम, जहां आईज जो होती है प्रॉपरली ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकती। व्हाइट कीन क्या चीज है जो इसके अंदर, जिसके साथ ये हमने कनेक्ट किया था ऑक्यूलर इम्पेयरमेंट को। व्हाइट कीन एक डिवाइस है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। कौन लोग यूज करते हैं? जो ब्लाइंड होते हैं या फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। व्हाइट केन प्राइमरली अलाउज इट्स यूजर टू स्कैन, स्कैन कर सकते हैं सराउंडिंग्स को, कुछ मार्क्स को, जो कि हेल्पफुल होता है किन के लिए? ऑन लुकर्स के लिए, जो आइडेंटिफाई करते हैं यूजर्स एज अ ब्लाइंड और विजुअल इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उसको लेते हैं, ताकि अप्रोप्रिएट केयर उनकी हो सके। तो जो व्हाइट केन्स होते हैं जनरली वो किनके थ्रू यूज होता है? जो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन, विच इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हायर स्केल टू लोअर स्केल। हो सकता है क्वेश्चन में आगे दिया ही ना होता, खाली आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया होता। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? ज्यादा से कम में आपको लगाना है। हायर स्केल टू लोअर स्केल, दैट मीन जो सबसे बेस्ट होगा उसके बाद सबसे लोअर। यहाँ पे हमें 4 स्केल्स दी हुई हैं, हम जानते हैं नॉमिनल कैसा होता है, जो क्लासिफाई करता है चीजों को, सबसे लोअर स्केल माना जाता है आपका। उसके बाद नॉमिनल के बाद आता है आपका ऑर्डिनल, जो ऑर्डर बेसिस पे आप अरेंज करते हो स्केल्स में। इंटरवल, जो प्रॉपर इंटरवल के बेसिस पे आपको अरेंज करना होता है। ये आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है। सबसे ट्रू स्केल आपका रेशियो स्केल माना जाता है, तो रेशियो स्केल सबसे बेस्ट स्केल होता है। दैट मीन्स बी आपका आंसर होगा। बी के बाद आपका आंसर क्या होगा? इंटरवल स्केल। ठीक है, इंटरवल स्केल के बाद आता है आपका ऑर्डर स्केल, एंड द लास्ट वन इज नॉमिनल स्केल विच इज लोअर स्केल। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बैठता है थर्ड, विच इज योर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। और ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स फैब से मार्च तक होंगे। तो 2022 आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैं करा रही हूँ। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग।